नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। आज ये क्लास 9th नंबर ऑफ क्लास है, हॉर्टिकल्चर्स की क्लास है और इसमें अगर हम बात करें तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बात की थी। अच्छा, ये बात करें कि कौन सी पार्ट है, तो प्लानिंग ऑफ नर्सरी के बारे में बात कर रहे हैं। प्लानिंग ऑफ नर्सरी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें पार्ट 1 हमने देख लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है कि कौन कौन सी चीज़ें नीड है, किसके लिए, तो नर्सरी के लिए। और आज जो हम बात करेंगे ये पार्ट 2 होगा और हो सकता है तो आज ये पार्ट 2 प्लानिंग ऑफ नर्सरी समाप्त हो जाए कि नर्सरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फिर हम कल से नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, आज अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। कल हमने पढ़ी थी कि भाई नर्सरी क्या होता है। क्या हमने पढ़ा था? नर्सरी क्या होता है, पौधशाला क्या होता है। तो हमने देखा कि भाई जो प्लांट है ना, वो ग्रोथ करता अलग अलग स्टेजेस पे। अलग अलग स्टेज में क्या करता है, ग्रोथ करता है। जैसे अगर आपको थोड़ी बहुत याद होगा तो सिग्मॉइड कर्व जो ग्रोथ है, हमने आपको बताया था कि इस ग्रोथ में पहला स्टेज, फिर दूसरा और फिर वो तीसरा स्टेज के बाद सेनेसेंस में आ जाता है, जीर्णता पे आ जाता है, खत्म होने लग जाती है। तो जो इनिशियल स्टेज है ना, कौन सा स्टेज, जो इनिशियल स्टेज है जिसे हम लैग स्टेज के नाम से जानते हैं, तो इस स्टेज को हमें बहुत केयर करना पड़ता है। और केयर करना पड़ेगा तो हम इसे मेन फील्ड में नहीं लगा सकते हैं। तो मेन फील्ड में नहीं लगा सकते तो फिर कहाँ लगा सकते हैं? तो इसे हम लगा सकते हैं कहाँ पे? नर्सरी में। क्योंकि हम ज़्यादा केयर कहाँ पे कर पाएंगे? नर्सरी में। इसलिए नर्सरी मैनेजमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये इनिशियल पार्ट है और इनिशियल पार्ट में ही अगर हम चीज़ों को ना समझे तो वो चीज़ें हमारे लिए इफ़ेक्टिव होता नहीं। इससे पहले 8 लेक्चर अपलोड हो गई है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा। और देखिएगा ही नहीं बल्कि प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाइएगा। और नोट्स बनाने के बाद अगर आप रिवाइज कर रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। और बात करने का जो प्लेटफॉर्म है वो है एग्रो पाठशाला। यूट्यूब चैनल पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो इंस्टा पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी की अगर हम बात करें तो सौरभ 3.009 है। उसके बाद अगर हम टेलीग्राम की बात करते हैं कि टेलीग्राम पे भी आप बात कर सकते, बात तो नहीं कर सकते, यहाँ पे आप क्विज खेल सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और नाम सेम ही है, तो नाम की अगर हम बात करें तो एग्रो पाठशाला। एग्रो पाठशाला। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं कि ताकि आपको भी पढ़ने में सहूलियत हो और हमें भी पढ़ाने में सहूलियत हो। फिर दोनों भाई आपस में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलिए भाई, तो ये बातें हुई कल के बारे में हमने बता दिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो हमने प्रमोशन भी कर लिया, ठीक है। हालांकि ऐसे इतनी बड़ी कोचिंग है नहीं, बट जितनी है उतनी में बहुत बड़ी है, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। तो मैंने कर लिया, बाकी आपके लिए ये सारी चीज़ें जो यूज़फुल होगा, ठीक है। तो ये बातें हमने की थी। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था हमारे पास, कौन सा टॉपिक था भाई? तो प्रोजेनी प्रोजेनी ब्लॉक हमारे पास लास्ट टॉपिक था, याद करो। प्रोजेनी ब्लॉक का मतलब होता है कि जितने भी आप एरिया में नर्सरी करना चाहते हैं, उस एरिया का 10 से 30% एरिया, जैसे मान लो ये पूरा नर्सरी का पार्ट है, तो 10 से 30% एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा? डेमोस्ट्रेशन के लिए चीज़ें रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई वेराइटी है, तो उसको आप डेमोस्ट्रेशन करना चाहते हैं कि भाई इसका डिस्टेंस तो 6x6 है, तो हम एक काम करते हैं, इसको देखते हैं इतना पे ग्रो करके ये हो पाता है या नहीं हो पाता। क्योंकि डिस्टेंस कम रखेंगे तो नंबर ऑफ प्लांट बढ़ेगा। और इस केसेस के चेक करने के लिए हम प्रोजेनी ब्लॉक में उसे क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। इतना समझो कि एक नर्सरी एरिया का छोटा सा ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में हम डेमोस्ट्रेशन के लिए रखा जाता है। और इसे मदर ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो मदर ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या हो गया? एक मदर ब्लॉक भी हो गया। ये भी बात याद रखना, मदर ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए इसे हम डेमोस्ट्रेशन जोन के नाम से भी जानते हैं। डेमोस्ट्रेशन जोन्स के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है। और प्रोजेनी ब्लॉक क्या होता है? तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम क्या करते हैं इसमें? प्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखना, मेंटेन मदर प्लांट भी हम करते हैं इसमें।
और 10 से 30% एरिया, तो ये याद रखना है और चीज़ें आपको आ जाएगी समझ में आगे के लिए। चलिए अगला पॉइंट, अब हेडिंग डालिए, नया पॉइंट पढ़ रहे हैं। हालांकि ये डिस्कशन किया हुआ था, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, तो अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे प्रॉब्लम इन नर्सरी, नर्सरी में क्या प्रॉब्लम आ सकता है एंड इट्स मैनेजमेंट, उसको हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो ये हेडिंग डाल लेना आप लोग, मैनेजमेंट इन नर्सरी एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी कि इसके मैनेजमेंट के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं नर्सरी के। देखो नर्सरी में अगर कोई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, तो वो एक फंगस से होने वाली डिजीज ही है। जैसे कि उस डिजीज का नाम है डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ क्या नाम है भैया, तो डैम्पिंग ऑफ उस डिजीज का नाम है। ये याद रखना किससे होता है, तो ये भी याद रखना है किससे होगा भैया, तो ये फंगस से होता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता दिया है फंगस से होता है, ठीक है, कवक से होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो कवक कहते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें कि ये जो डैम्पिंग ऑफ है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। तो पहला चीज़ तो आप डैम्पिंग ऑफ के बारे में यही याद रखेंगे कि ये मोस्ट डेंजरस डिजीज इन नर्सरी, यानी कि ये नर्सरी का सबसे डेंजरस डिजीज माना जाता है। पहला चीज़ ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा, ये पैथोजन कब अटैक करता है, जब मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये पैथोजन का जो अटैक है ये भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। फिर अगर हम बात करें तो ये किस स्टेज पे होगा भैया, सीडलिंग स्टेज पे। ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो पढ़ते ही है ना कि नर्सरी को, मतलब नर्सरी में प्लांट की कौन सा स्टेज हम तैयार करते हैं, तो सीडलिंग स्टेज तैयार करते हैं। तो इसी स्टेज पे लगेगा, तभी तो हम उसे कह रहे हैं कि नर्सरी का सबसे डेंजरस डिजीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डिजीज है ना, ये कौन सा डिजीज है, सॉइल बॉर्न डिजीज है। कैसा है भैया, तो सॉइल बॉर्न डिजीज है, ये याद रखना, ठीक है। सॉइल बॉर्न यानी कि मिट्टी से उत्पन्न हुई डिजीज है, ये याद रखना। कई बार पूछ लिया जाता है कि एयरबॉर्न डिजीज है या फिर सॉइल बॉर्न डिजीज है, ये याद रखना। तो ये कैसा है, तो याद रखना है कि सॉइल बॉर्न डिजीज है। तो ये समझ में आ गया कि अगर नर्सरी में प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया जाए तो डैम्पिंग ऑफ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाता है, और ये मोस्ट डेंजरस डिजीज इन नर्सरी है, मॉइस्चर ज़्यादा होने से हो जाता है। और सीडलिंग स्टेज पे इसका अटैक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई इसके लिए जो पैथोजन, चूंकि ये ज़्यादा डेंजरस है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए अब पूछा जाए कि पैथोजन, तो पैथोजन का भी नाम लिख लेना है, ठीक है। किसके वजह से होता है, तो फंगस की वजह से होता है। अब कौन कौन सी पैथोजन है इसके बारे में तो आइडिया होना ही चाहिए, तो हेडिंग डाल लीजिए पैथोजन, ठीक है। चलो लिख लेते हैं एक एक करके लिखना। पहला आपसे पूछता है पैथोजन का नाम, तो पहला आप क्या लिखेंगे, पीथियम, पीथियम एफैनिडर्मेटम, ठीक है, एफैनिडर्मेटम, पीथियम एफैनिडर्मेटम। दूसरा राइजोक्टोनिया स्पीसीज, ठीक है। तीसरा फ्यूजेरियम स्पीसीज, ठीक है। फोर्थ नंबर आपको याद रखना है फाइटोपथोरा स्पीसीज, पथोरा, ठीक है, फाइटोपथोरा, ठीक है, पथोरा स्पीसीज, ये याद रखना। ये जो आपको पैथोजन लिखा है ना, इन सब की वजह से होता है, अलग अलग में हम बताएंगे कि किसमें पीथियम एफैनिडर्मेटम की वजह से होता है, राइजोक्टोनिया स्पीसीज किस में होता है, फ्यूजेरियम स्पीसीज किस में होता है, और फाइटोपथोरा स्पीसीज किस में होता है। तो ये चार जो नाम आपको दिख रहा है ना, इसको लिख लेना है, ठीक है। तो ये भी हमारा चीज़ क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे कि भैया ये जो डिजीज आपने बताया है, वो डिजीज जो है सब ससेप्टिबल का मतलब होता है कि किस पे ज़्यादा प्रभावित होता है,
तो याद रखेंगे ससेप्टिबल की अगर हम बात करें, ससेप्टिबल भी इसे कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। सबसे ज़्यादा जो इसको देखा जाता है ना वो पपाया में देखा जाता है। किसमें? पपाया यानी कि पपीता में देखा जाता है, फिर सिट्रस में देखा जाता है, और फिर सोलेनेसी फैमिली में देखा जाता है। किस फैमिली में? तो सोलेनेसी फैमिली में देखा जाता है, और लास्ट में लिग्यूम्स में देखा जाता है। ये हॉर्टिकल्चर्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो वेजिटेबल्स हो, ठीक है। तो फ्रूट में याद रखेंगे पपाया में देखा जाता है, सिट्रस में सोलेनेसी फैमिली में जैसे कि ब्रिंजल हो गया, और सिट्रस में भी बात करें सबसे ज़्यादा किसमें? तो मंडरीन में देखा जाता है, मंडारिन में देखा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए, ये तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप का हो गया। अगर आप फील्ड क्रॉप का जानना चाहते हो कि फील्ड क्रॉप में सबसे ज़्यादा किस में होगा भैया, तो पल्सेस में होगा, ठीक है, दलहनी में। वहीं फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लावर्स में अगर आप जानना चाहते हो तो जो एस्ट्रेसी फैमिली से होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ये डिजीज लगने का चांस होता है। फिर अगर हम बात करें सीड स्पाइसेस में भी ये लगने का चांस होता है, जैसे कि कोरिएंडर, जैसे कि क्यूमीन, और जैसे कि फेनल। इनमें भी ये ज़्यादा क्या होते हैं? तो ससेप्टिबल होते हैं। तो ये बात याद रखना, सबसे ज़्यादा अगर डैम्पिंग ऑफ किसी में होता है तो वो पपाया में होता है, ठीक है। याद रखेंगे क्या उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा, इधर हमने लिखा दिया है, लेकिन इंडिविजुअली भी हम बात करेंगे एक एक क्रॉप के बारे में। लेकिन इतना याद रखेंगे ये जितने भी पैथोजन है इन सब से क्या होता है, याद रखेंगे कि डैम्पिंग ऑफ होता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ठीक करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रिवेंशन, देखो एक शब्द होता है प्रिवेंशन और एक शब्द होता है कंट्रोल। क्या अंतर है सर जी इन दोनों में? कुछ तो अंतर होगा, तो समझ लेते हैं। प्रिवेंशन का मतलब है कि वैकेंसी आने से पहले आप पढ़ाई कर रहे हो कि भाई वैकेंसी आए तो ये प्रॉब्लम फिर बाद में ना आ जाए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपकी तैयारी नहीं थी। तो ये प्रिवेंशन हो गया, यानी कि जो डिजीज है वो आने से पहले हम सतर्क हो जाते हैं, उसे प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है। डिजीज आने के बाद हम कुछ उस पर अप्लाई करते हैं, उसे हम कंट्रोल करते हैं कि अब तो आ ही चुका है, अब इसे कंट्रोल करना है, अब तो वैकेंसी आ चुका है, अब हमें किसी भी तरह पढ़कर अपना जॉब ले लेना है। लेकिन प्रिवेंशन ही बेटर माना जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन मोर बेटर होता है एज कंपेयर टू कंट्रोल। कंट्रोल तो चलो तब आप करोगे जब आपका एक नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन प्रिवेंशन आप कर दोगे तो नुकसान थोड़ा देखने को ही नहीं मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग दौरान पे हम प्रिवेंशन करते हैं, और आने के बाद जो हम एक्टिविटी करते हैं वो हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल करते हैं। आफ्टर देन फिर हम बात कर लेते हैं भाई, प्रिवेंशन अगर आप कर रहे हो तो प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ें करोगे। अभी कंट्रोल नहीं करेंगे, अभी सिर्फ प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो 3 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले अगर आप नर्सरी बेड बना रहे हो तो रेज बेड बनाते हैं, क्या होता है बताएंगे आपको। दूसरा, अभी आप लिखते चलो, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो भैया? सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। और सीड ट्रीटमेंट किससे करोगे? तो फंगस को हटाने के लिए फंगस से ही करोगे ना भैया, फंगस को, यानी कि लोहा लोहा काटता है, तो इसमें जो फंगस है फंजीसाइड जिसे कहते हैं, तो उसके लिए थीरम यूज कर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैप्टैन यूज कर लोगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेविस्टीन भी हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, वेविस्टीन भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। कितना यूज करते हैं वेविस्टीन? तो 2 से 3 ग्राम पर केजी, 1 केजी है तो इतना वेविस्टीन आप यूज कर सकते हो। तीसरा जो हम काम करते हैं ना इसमें प्रिवेंशन में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड चीज है। जैसे तीसरा हम काम करते हैं सॉइल स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन। सॉइल स्टरलाइजेशन क्या होता है बात करेंगे। सॉइल को जलाना या सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हटाना क्या कहलाता है? सॉइल स्टरलाइजेशन कहलाता है। अब सॉइल स्टरलाइजेशन की बात करें, किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखो पहले ये समझना, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है। ऊंचा बेड बना रहे हो कैसे होगा ये हम पढ़ा ही देंगे। सीड ट्रीटमेंट फिर हम बात कर लेंगे उस पर, हालांकि इतना चीज बता दिया, ये मोर देन सफिशियंट है। इसके बारे में समझते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा, ये एक कंसेप्ट ही है, ऐसा समझो। सॉइल स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो भैया, सॉइल स्टरलाइजेशन। प्यार प्यार से पढ़ना है और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हुए चलना है, परेशान नहीं होना। स्टरलाइजेशन, अब इसका अगर हम बात करें ना तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सर? तो 2 प्रकार का होता है। पहला फिजिकल, पहला क्या होगा? फिजिकल मेथड, और इसी फिजिकल मेथड को हम नेचुरल मेथड कहते हैं, यानी कि नेचुरल सॉइल स्टरलाइजेशन लिख दो। क्या लिख सकते हो? नेचुरल स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन, ठीक है। ये बातें याद रखना, क्या हो जाएगा? नेचुरल स्टरलाइजेशन पहला,
दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा क्या बात करोगे भैया, तो दूसरा हम बात करेंगे इसी पे कि वो क्या होता है, केमिकल सॉइल स्टरलाइजेशन। केमिकल सॉइल स्टरलाइजेशन ऐसे लिख लेना, ठीक है, केमिकल सॉइल स्टरलाइजेशन। अब दोनों के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो, नेचुरल सॉइल स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम समर सीजन में, मान लो कि ये फील्ड है, मान लेते हैं कि ये फील्ड है, समर सीजन में हम क्या करते हैं, एमबी पुलाव की मदद से, चूंकि वो ज़्यादा डेप्थ तक क्या करता है, गहराई करता है, तो एमबी पुलाव के माध्यम से हम इसमें क्या करेंगे, टीलेज करेंगे, ठीक है। टीलेज करने के बाद जो नीचे की मिट्टी था, जिसके साथ मान लो फंगस का जो लार्वा स्टेज है वो भी यहाँ पे था, तो वो बाहर की तरफ आएगा। अब नेचुरल स्टेलाइजेशन में क्या होता है ना, ये सन है, सूरज है, तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, तो ये क्या करेगा, इसको लार्वा को मार देगा। और ये जो प्रोसेस है, ये सॉइल स्टेलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉइल स्टेलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। और ये सन के माध्यम से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, तो इसे हम नेचुरल स्टेलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और साथ में हमें ये भी याद रखना है कि ये सोलराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। सोलराइजेशन, चूंकि सोलर रेडिएशन की वजह से हो रहा है ना, तो सोलर रेडिएशन की वजह से हो रहा है, डेट मीन्स इसे हम सोलराइजेशन कहते हैं। तो याद रखना, ऑल्सो नोन एज सोलराइजेशन के नाम से भी इसे जानते हैं। साथ में केमिकल, सेम प्रोसेस होगा जो फिजिकल में हो रहा है, नेचुरल में हो रहा है। यहाँ पे हम एडिशन क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे, तो हम केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे भैया, केमिकल सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो चीजें यूज होती है उसे हम कहते हैं कि फ्यूमिगेंट यूज करते हैं। फ्यूमिगेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और केमिकल स्टेलाइजेशन, देखो ये जो फिजिकल स्टेलाइजेशन है ना भैया, ये 99% ही उस चीज को खत्म कर पाएगा, लेकिन केमिकल स्टेलाइजेशन की अगर हम बात करें ना, तो ये 100% कर लेगा कंप्लीट। इसलिए इसको हम कंप्लीट स्टेलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये भी लिख लेंगे, ऑल्सो नोन एज कंप्लीट स्टेलाइजेशन। कंप्लीट स्टेलाइजेशन लिख लेना, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया कि ये होता क्या है। अब एक एक करके सारे पॉइंट को डील करते हुए चलते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हेडिंग डालिए, नेचुरल स्टेलाइजेशन। नेचुरल स्टेलाइजेशन, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, तो इसी को हम कहते हैं फिजिकल स्टेलाइजेशन। फिजिकल मेथड कह सकते हो, ठीक है, तो याद रखना। अब इसमें समझते हैं क्या, जैसे कि पहला प्रोसेस समझो कि होता क्या है। प्रोसेस हमने अभी बताया कि प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है भैया जी, तो प्रक्रिया तो यही है कि आपको डीप प्लाविंग करना है। क्या करना है, डीप प्लाविंग करना है। किसके माध्यम से, तो भाई एमबी पुलाव, एमबी पुलाव के माध्यम से करोगे करोगे ठीक है, क्योंकि ये डेप्थ ज़्यादा तक रखता है। इन समर सीजन, किस सीजन में, चूंकि टेम्परेचर और रेडिएशन भी ज़्यादा कहाँ आएगा, समर सीजन में आएगा, इंटर सीजन में क्या ही आएगा, तो समर सीजन में। अब इस समय जो आप कर रहे हो ना, इस समय मंथ क्या हो रहा है, मतलब कौन सा मंथ चल रहा है, तो याद रखना मई का मंथ चल रहा है, मई चल रहा है, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, किसकी बात करें भाई जी, टेम्परेचर की बात करें, तो याद रखना 35 से लेकर 55, कितना, 35 से लेकर 55 डिग्री, लेकिन एक एग्जैक्ट पूछा जाए तो 48 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और कितने समय तक करना है, तो 4 to 6 वीक, यानी कि इतना समय पे आपका ये स्टेलाइजेशन प्रक्रिया क्लियर हो जाए। इसमें हमने क्या समझा, स्टेलाइजेशन पहले क्या है ये समझ लो। स्टेलाइजेशन ये है कि मिट्टी के अंदर जितने भी जीवाणु पाए जा रहे हैं उसको किसी न किसी माध्यम से मार देना, उसके जो भी स्टेजेस है उसको भी मार देना, वो क्या कहलाएगा, स्टेलाइजेशन कहलाता है। तो नेचुरल स्टेलाइजेशन किसके माध्यम से होगा, सोलर रेडिएशन के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से, सोलर रेडिएशन से। इसीलिए इसे हम सोलोराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, सोलोराइजेशन के नाम से जानते हैं। ये डीप प्लाविंग करते हैं एमबी पुलाव से समर सीजन में। मंथ की अगर बात करें तो मई मंथ हो जाएगा, मई जिसे हम मई कहते हैं। टेम्परेचर के तापमान की बात करें तो 35 से 55, और यहाँ पे याद रखना 48 एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो होता है। 4 to 6 वर्क 6 सॉरी यार 4 to 6 वीक यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, ये किया जाता है। नेचुरल स्टेलाइजेशन प्रक्रिया संपन्न हुआ। चले दूसरा, केमिकल स्टेलाइजेशन। केमिकल स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन, ठीक है, एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा भाई। केमिकल स्टेलाइजेशन को समझते हैं, होता क्या है केमिकल स्टेलाइजेशन, ठीक है। आ जाओ, केमिकल स्टेलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सेम प्रोसेस होगा
यानी कि हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन, और कौन सा स्टरलाइजेशन, तो नेचुरल स्टरलाइजेशन प्लस में एडिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, क्या लिख दिया, ठीक है, एडिशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखना इसमें। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट, ये लिख लो, इसका दूसरा नाम कंप्लीट स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन, कंप्लीट स्टरलाइजेशन, ठीक है, ये लिख लेना। इसमें क्या करेंगे, वही करेंगे कि मई के मंथ में हम क्या करेंगे भाई, डीप पुलाविंग करेंगे, डीप पुलाविंग करेंगे, ठीक है। किसकी मदद से करेंगे, तो एमबी पुलाव, अभी आपने देखा है, माउंट बोल्ट पुलाव, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ सॉइल फ्यूमिगेंट डालेंगे फॉर स्टेलाइजेशन, याद रखेंगे, फॉर स्टेलाइजेशन के लिए कुछ फ्यूमिगेंट इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन उसमें यूज करेंगे पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन, कि ताकि किसी प्रकार से फ्यूमिगेंट यहाँ पे क्या ना हो पाए, इवेपोरेट ना हो पाए। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, केमिकल स्टेलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये जो पॉइंट आपने बताया गुरुजी, फ्यूमिगेंट, तो फ्यूमिगेंट्स के बारे में बता दो, तो फ्यूमिगेंट्स के बारे में अब हम समझने वाले हैं। चलो, तो अब हम समझते हैं फ्यूमिगेंट्स। अब ये हमारा हेडिंग क्या रहेगा, फ्यूमिगेंट्स, फॉर सॉइल स्टेलाइजेशन, लिख लेना भैया, एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलना, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट लिखना है, इतनी मेहनत कोई नहीं करवाता है और कोई नहीं करता है, सब सोचता है कि स्टूडेंट से सिर्फ पैसे ले ले, ठीक है, याद रखना। फ्यूमिगेंट की बात करें तो अगर एरिया 1000 मीटर स्क्वायर है तो आपको यूज करना पड़ेगा कितना, इतना, ठीक है, मिट्टी में फ्यूमिगेंट मिलाना पड़ेगा। अगर एरिया 100 मीटर है तो आपको यूज करना पड़ेगा 250 ग्राम, कितना यूज करना पड़ेगा, 250 ग्राम, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसमें जो सबसे नेम ऑफ फ्यूमिगेंट की बात करें, नेम कौन सा फ्यूमिगेंट यूज करेंगे, तो याद रखना ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये बात याद रखना, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, क्या यूज करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे, ठीक है, याद रखना, कितना यूज करेंगे। और सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड के बारे में क्या याद रखेंगे, कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूमिगेंट है, क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूमिगेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ फ्यूमिगेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट फ्यूमिगेंट है, ठीक है, ऑफ क्या, सिर्फ लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्यूमिगेंट है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। अब ये जो फ्यूमिगेंट है ना, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, देखो, ये ना एक गैस रिलीज करता है, कौन सी गैस रिलीज करता है, तो याद रखना है फॉर्मेलिन गैस रिलीज करता है, कौन सी गैस, फॉर्मेलिन गैस रिलीज करता है, कौन सी गैस, फॉर्मेलिन गैस रिलीज करता है, ये याद रखना है। अब ये फॉर्मेलिन गैसेस की याद करें तो 0.25% सॉइल सोल्यूशन में रखते हैं, तो याद रखना फ्यूमिगेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड है, वो फॉर्मेलिन गैसेस यूज करता है, 100 मीटर के लिए, 1000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, एरिया है, ठीक है, याद रखना, एरिया कितना यूज करेंगे, तो 2.5 kg, ठीक है, और यहाँ पे 250 ग्राम, तो ये बात याद रखना है फ्यूमिगेंट्स के बारे में। और दूसरा हम यूज नहीं कर सकते हैं क्या, क्या फॉर्मल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं, नहीं, इसके साथ साथ ये मोस्ट पॉपुलर है, ये भी याद रखना, मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन हमें अदर अगर यूज करना हो तो कौन कौन सी यूज करेंगे, लिख लेना, जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्रिसिलिक, इसे हम क्रिसिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तीसरा इथाइलिन ऑक्साइड, तो 1 2 नंबर और ये तीसरा नंबर और ये 4th नंबर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, प्रिवेंशन याद हो गया कि प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, याद हो चुका होगा प्रिवेंशन। अब हमने दूसरा भी जिक्र किया था ना भैया, कंट्रोल के बारे में, तो अब हम कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पीपीटी आपके पास पहुंच जाएगा। चलो, तब हेडिंग डालो कंट्रोल,
किसके बारे में पता है ना, कंट्रोल डैम्पिंग ऑफ, ठीक है, कंट्रोल ऑफ डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ, ये याद रखना, ठीक है, कंट्रोल ऑफ डैम्पिंग ऑफ। और नोट्स बनाते चलना मेरे भाई, नोट्स हमेशा काम आ जाएगा आपका, एक बार पढ़ो उसके बाद कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आज के डेट में तो लोग इतने ना कोर्स महंगे कर रहे हैं कि 4,000 5,000 कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जब आपको फ्री में मिल रहा है, हालांकि ऐसा बात नहीं है जो 4 से 5 हज़ार बेच रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या फिर सही नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे होंगे, लेकिन फ्री में जब चीज़ें मिल रहा है और उसी तरह के कंटेंट मिल रहा है तो आपको क्या परेशानी है, ठीक है। देखो अगर हम कंट्रोल की बात करें ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बोर्डेक्स मिक्सचर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, तो बोर्डेक्स मिक्सचर यूज़ करते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर। ये एक मिक्सचर है, ठीक है। अगर इस मिक्सचर की बात करें तो ये मिक्सचर किसने डिस्कवर किया था, बताइए कमेंट में, हालांकि मैं तो बताऊंगा ही। चलो, अगर हम बात करें इसके डिस्कवरी के बारे में कि किसने खोजा था ये मिक्सचर, डिस्कवरी के बारे में, तो याद रखेंगे डिस्कवरी, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, 1982 में डिस्कवरी होता है। पब्लिक की अगर हम पब्लिश की बात करें कि चारों तरफ पब्लिश कब होता है, तो 1985 में, ज़्यादातर ये ईयर आता है, तो ये ईयर आप याद रखेंगे, 1985 और एक 1982, याद हो जाएगा ना। चलो, तो याद कर लेना। अब ये है कि ये मिक्सचर है क्या भाई, किसका किसका मिक्सचर है, तो इसमें कुछ मिक्सचर लगाया गया, जो मिक्सचर है और जो इंग्रेडिएंट है उसके बारे में समझ लो। सबसे जो पहला मिक्सचर है वो है कॉपर सल्फेट इसमें, और दूसरा लाइम इसमें मिलाया गया है। तीसरा अगर हम बात करें तो इसमें वाटर मिलाया गया, क्या मिलाया गया, वाटर, 1 और 100, तो पानी तो ज़्यादा होता ही है, तो 1:1:100 इसका क्या होता है, बोर्डेक्स मिक्सचर का रेशियो होता है। ये क्वेश्चन याद रखना। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक बरगंडी मिक्सचर है, क्या है, बरगंडी मिक्सचर है, बरगंडी मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक है। बरगंडी मिक्सचर ये बीओ में पूछा हुआ है और हम लोग लगा के आए थे बोर्डेक्स मिक्सचर का मिक्सचर। तो बरगंडी मिक्सचर में क्या क्या चीज मिक्स है देखना, वहां पे आपने क्या देखा है बोर्डेक्स मिक्सचर में कि पहले तो कॉपर सल्फेट है, फिर लाइम है और फिर वाटर है, यही देखा है ना आपने। यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे बरगंडी मिक्सचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट तो सेम ही रहेगा, इस लाइम को रिप्लेस करना है, और लाइम रिप्लेस करके क्या लाएंगे इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे लाएंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, क्या लाएंगे, सोडियम कार्बोनेट लाएंगे, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर, तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा। ये किसको रिप्लेस किया है, तो लाइम को रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है, लाइम को रिप्लेस किया, इस बात को याद रखेंगे। और सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा कहते हैं, वाशिंग सोडा कहते हैं, याद है ना। कास्टिंग सोडा किसे कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे, लेकिन सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहेंगे, तो वाशिंग सोडा के नाम से जानेंगे, किस नाम से जानेंगे, वाशिंग सोडा के नाम से जानेंगे। इस पॉइंट को लिख लेना सब कोई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करवाया जा रहा है ना, ये मेटर आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। हर एक चीज को इतना डीपली से पोस्टमार्टम करना, ये आपको बहुत कम जगह पे ही मिलेगा, ठीक है। चलो, तो हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लिखते चलना, ऐसा मत सोचना है कि यार ऐसे तो मिल ही जाता है। तो नर्सरी का प्रॉब्लम्स हमने देख लिया, अब हमें क्या बात करना है, टाइप्स ऑफ नर्सरी। तो अब हेडिंग डालो भैया, टाइप्स ऑफ नर्सरी, क्या हेडिंग डालोगे, टाइप्स ऑफ नर्सरी हेडिंग डालोगे, ठीक है, हेडिंग लिख लो, टाइप ऑफ नर्सरी, पौधशाला के प्रकार। देखो क्या होता है टाइप्स ऑफ नर्सरी, समझने की प्रयास करना, ठीक है। सबसे पहले ना इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, कितने भागों में, 3 भागों में बांट देते हैं, बांट दो भाई, किसने रोका है, चला जाता हूं, चलो लिखो। सबसे पहला इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन, यानी कि बेसिस ऑन ड्यूरेशन, कितने समय का रख रहे हैं, इसके आधार पे एक प्रकार होता है नर्सरी टाइप्स, पहला। दूसरा क्या रखोगे भाई, दूसरा रखोगे बी नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि बेसिस ऑफ, बेसिस, बेसिस ऑन क्या रहेगा भाई, प्लांट प्रोड्यूस, प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसको भी याद रखना आप लोग। तीसरा, तीसरा टाइप्स बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर,
ऑफ नर्सरी। तो स्ट्रक्चर ऑफ नर्सरी के आधार पे भी हम इसको रखते हैं। तो कितने प्रकार हो गए, लिख लो, 3 प्रकार हो गए। पहला देखो क्या है प्रकार, पहला है कि ड्यूरेशन क्या है नर्सरी का। तो देखो इसमें 2 आते हैं। पहला ए नंबर पे क्या लिखेंगे, अच्छा ए नंबर लिख चुके हैं ना, तो ए नंबर नहीं लिखकर हम क्या लिखते हैं, 1 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। तो इसमें हम पहले समझेंगे टेम्पोररी, टेम्पोररी नर्सरी के बारे में। अब एक चीज याद रखना यार, टेम्पोररी नर्सरी खुद बता रहा है कि एक ऐसा नर्सरी जो टेम्पोररी के लिए किया गया है। जैसे आप एक बात समझना, आप एक बात समझना कि कोई भी फील्ड है उसमें हम थोड़ी देर के लिए नर्सरी तैयार कर लिया, फिर उसी में हमने क्या कर लिया, उसको मेन फील्ड में बदल दिया। जैसे समझना, जैसे राइस का ट्रांसप्लांटिंग जब हम करते हैं ना, राइस का नर्सरी तैयार करते हैं, फील्ड क्रॉप की अगर हम बात करें, तो इस तरह से हम राइस का नर्सरी तैयार कर लेते हैं। और जब यहाँ से नर्सरी हमारा हो जाता है तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, उस नर्सरी को हटा देते हैं। यानी कि एक ऐसा एरिया जो हमेशा के लिए नर्सरी के लिए नहीं बना है, तो वो टेम्परेरी नर्सरी हो गया। एक होता है परमानेंट नर्सरी, एक ऐसा नर्सरी जो हमेशा ये नर्सरी रहेगा, तो ये परमानेंट नर्सरी हो गया। तो इसमें 2 टाइप्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट प्रोड्यूस की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें या प्रोड्यूस की बात करें, तो ये ऑर्नामेंटल नर्सरी, जो ऑर्नामेंटल्स गार्डन बनाना चाहते हैं वो नर्सरी, मतलब फ्लावर्स के बारे में करेंगे तो वो नर्सरी हो जाएगा। वेजिटेबल्स नर्सरी, तो वेजिटेबल्स नर्सरी के बारे में बात करें। फ्रूट नर्सरी, फ्रूट अगर लगाना है उसके लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो फ्रूट नर्सरी हो गया। फॉरेस्ट नर्सरी, फॉरेस्ट तैयार करना है उसके लिए नर्सरी। मतलब आप क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर ऑर्नामेंटल तो ऑर्नामेंटल, अगर आप वेजिटेबल तो वेजिटेबल्स नर्सरी, फ्रूट तो फ्रूट, और फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट। ये बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है, उसमें हमें इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक तो होता है ओपन स्ट्रक्चर, ओपन फील्ड, मतलब ओपन फील्ड है, खुला हुआ स्थान है, उस पर भी आप लगा लो। दूसरा हाईटेक नर्सरी, हाईटेक नर्सरी जहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, तो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस यूज करके नर्सरी बनाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 2 प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट प्रोड्यूस यानी कि क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये 3-4 प्रकार के, जो भी आप करना चाहते हैं, ये तो बहुत ईजी है। और ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टेम्पोररी है या फिर आप किसको मतलब टेम्पोररी है या फिर परमानेंट है। तो एक टाइप ये हो गया जो अलग अलग आधार पे नर्सरी का टाइप था। अब दूसरा पॉइंट और है कि टाइप ऑफ नर्सरी, ये अलग प्रकार होगा, टाइप्स ऑफ नर्सरी, ठीक है, नर्सरी। अब नर्सरी का अलग प्रकार होगा, देखना कैसे होगा। टाइप ऑफ नर्सरी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी ये टाइप ऑफ नर्सरी किस बेसिस पे है ये तो बता दीजिए भैया। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ नर्सरी साइज, उस नर्सरी के साइज के आधार पर कितने प्रकार का होगा, देख लेते हैं भाई ये कितने प्रकार का है। तो ये भी याद रखना है कि 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार से। और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इसको लिख लेना। पहला जो है ए नंबर हम लिख लेते हैं, 1 नंबर पे होता है फ्लैट, या फिर उसे हम लेवल नर्सरी या लेवल बेड कहते हैं, फ्लैट बेड या लेवल बेड, पहला इसी में है, ठीक है। डिस्टेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट कोई नहीं, हमें पढ़ने से मतलब। बी नंबर पे, ठीक है, बी नंबर पे रेज्ड नर्सरी, ठीक है। तो रेज बेड जिसे कहते हैं, तो रेज बेड यानी कि बेड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी कि बेड साइज, ये याद रखना। तो एक तो रेज बेड हो गया, ये रेज बेड याद करो कहाँ पे था, जब हम प्रिवेंशन कर रहे थे। तो देखो लेके चले क्या आपको, प्रिवेंशन वाला फाइल कहाँ गया भाई, प्रिवेंशन वाला फाइल, चलो यहाँ देखो, ये कंट्रोल है, प्रिवेंशन पे चलना है। देखो ये प्रिवेंशन वाला फाइल देखो, आप गौर से देखो, देखो यहाँ प्रिवेंशन वाला फाइल है यहाँ पे, रेज बेड। तो रेज बेड के बारे में भी यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। अपना पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। तो 2 प्रकार के हो गए। तीसरा टाइप्स लिख लेना, सी नंबर, सी नंबर पे क्या है भाई, डीप बेड, या इसी को हम क्या कहते हैं, संकन बेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संकन बेड के नाम से जानते हैं। तो तीसरा हमारा ये रहा। तो ये 3 प्रकार के बेड होते हैं। देखो अब सिंपल मैं समझाना चाहूँ तो फ्लैट बेड का मतलब है कि ओपन एरिया में और फ्लैट समतल एरिया में हम क्या कर रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हैं। रेज बेड का मतलब है कि ये सॉइल सरफेस है, इससे 15 से 30 सेंटीमीटर ऊपर तैयार कर रहे हैं। डीप का मतलब है कि वो हम सब सरफेस में तैयार कर रहे हैं, मिट्टी की थोड़ी सी नीचे हम तैयार कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप ऑफ नर्सरी ऑन द बेसिस ऑफ
बेड साइज के आधार पे। अब एक एक करके हम थोड़ा पढ़ते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना हो जाती है। तो पहला हेडिंग डालो फ्लैट बेस, ठीक है, फ्लैट, एक मिनट, पहला हेडिंग क्या डालोगे, ठीक है, तो फ्लैट बेड, इसको हम लेवल बेड के नाम से भी जानते हैं, लेवलर, जो लेवल बंद करता है, मतलब बराबर, इसे हम कह सकते हैं समतल, ठीक है। आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि यहाँ पे वाटर ड्रेनेज जो है ना वो शुड बी गुड होना चाहिए, वाटर ड्रेनेज शुड बी गुड, यानी कि वाटर ड्रेनेज बढ़िया होना चाहिए। भाई आप लेवल पे कर रहे हो, मिट्टी के सरफेस पे कर रहे हो, सतह पे कर रहे हो, आप सतह पे कर रहे हो, वाटर ड्रेनेज सही नहीं है तो यहाँ तो पानी जमा हो जाएगा। और आपको पता है कि नर्सरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो नर्सरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जल जमाव की स्थिति, और जल जमाव की स्थिति होगा तो डैम्पिंग ऑफ हो जाएगा। डैम्पिंग ऑफ क्या होता है, तो वो प्लांट क्या करता है, वो अपने ग्राउंड पे गिर जाता है, मतलब ग्राउंड लेवल से टूट कर और वहीं पे बेंड हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। तो ये प्रोसेस नहीं होने देना है, इसलिए इस जगह पे ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी बेटर होना चाहिए, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी बेटर होना चाहिए। इसीलिए तो आप पढ़ रहे थे कि जब आप लोकेशन मतलब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें एक आता है लैंड लोकेशन, मतलब लैंड सिलेक्शन, उसमें एक आता है कि टाइप ऑफ सॉइल कैसा है, उसमें आता है टेक्सचर कैसा होना चाहिए। तो सॉइल का टेक्सचर हमने बताया था, टाइप्स बताया था कि सैंडी लोम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सैंडी लोम होना चाहिए, इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है, तो इसीलिए तो बताया था भाई, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे वाटर, यानी कि वेयर रेनफॉल क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तो रेनफॉल, वेयर रेनफॉल, बरसात जो है बहुत कम चाहिए, तो लेस बरसात चाहिए। कैसे होगा, ये सॉइल सरफेस है, इस पे हम बेड तैयार कर लेते हैं इसी पे, तो ड्रेनेज सही होना चाहिए, बरसात ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको हम कहेंगे फ्लैट बेड, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, दूसरा हेडिंग डालना, ठीक है। दूसरा क्या है, रेज बेड, रेज्ड बेड, ठीक है। तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं रेज बेड के बारे में, क्या है समझने की कोशिश करना पहले गौर से। देखो होता क्या, पहला याद रखना कि ये जो है ना, जैसे मान लो ये फील्ड है, ये क्या है, फील्ड है, तो ये सरफेस से, जो सरफेस है उससे कितना सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं, तो 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेंज में बात करें तो 15 से 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 15 सेंटीमीटर एवब रखते हैं, ठीक है, ये याद रखें, कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और इसमें ना इस वाले और इस वाले लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तो 1.3 से लेकर 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है, उस दोनों के बीच का। जैसा मान लो कि आपने एक ट्रे इस तरह से बनाया और उसमें आपने ये बताया कि ये 15 सेंटीमीटर ऊपर की तरह है, तो ये वाला लाइन, मतलब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा, ये लाइन दिखाई दे रहा, इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, और इसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो 15 सेंटीमीटर, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे मतलब रेज बेड में ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि बेड, जो बेड है उसका जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए और उसका ऊंचाई कितना होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है, लेंथ कितना होगा। चलो भाई इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो 15 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम दी ग्राउंड, फ्रॉम दी ग्राउंड, ग्राउंड से कितना, तो 15 सेंटीमीटर, सबसे पहली बात तो ये लिख लेना है आपको। दूसरा लाइन क्या लिखना है भाई, दूसरा लाइन लिखना है कि ये वहाँ पे होता है जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, मोर रेनफॉल होता है, मतलब बरसात ज़्यादा होता है, उस एरिया में हम क्या करते हैं, रीज बेड बनाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ठीक है, वेयर वाटर ड्रेनेज इज पुअर, अगर वाटर ड्रेनेज पुअर है तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, रीज बेड बनाते हैं। उसके साथ साथ याद रखेंगे कि ये ग्रीन एंड पॉली हाउस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ग्रीन एंड पॉली हाउस के लिए यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको लिख लेनी है, जो पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में, तो वैसे तो इतना आसान तरीके से समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी आपको चीज़ें नोट कर लेना है, नोट को बनाते रहना है। डीप बेड, डीप बेड का क्या मतलब है, डीप होगा, बात खत्म, सिंपल लाइन में, तो डीप बेड,
क्या लिखेंगे इसमें, तो देख लेते हैं कौन कौन सी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन कहाँ पे, टेम्परेट रीजन में, कहाँ पे, टेम्परेट रीजन में, ये बात याद रखना, ठीक है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि लेह लद्दाख, यहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। साथ में अगर हम बात करें तो ये किस मंथ में, नवंबर से फरवरी में, यहाँ पे फार्मिंग नहीं होता, नो फार्मिंग, नो फार्मिंग इन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन, ठीक है। सीजन लिख लेते हैं, तो टेम्परेट रीजन में यहाँ पे फार्मिंग नहीं हो रहा है, तो जब फार्मिंग नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, वेट, ठीक है, याद रखें। ये जो वेट होता है वो ये प्रोटेक्टिव, मतलब प्रोटेक्ट करना पड़ता है किससे, टू प्रोटेक्ट, मतलब इस मंथ पे किससे प्रोटेक्ट होता है, तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंथ कैसा मंथ है, विंटर है, तो इस समय पे इससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एक तो है स्नोफॉल, दूसरा जो है शीत, ठीक है, उसके साथ साथ शीतलहर जिसे कहते हैं, यानी कि कोल्ड वेव के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये याद है, कोल्ड वेव नहीं, कोल्ड विंड होगा, कोल्ड विंड, शीतलहर, ठीक है, एक बटूरिंग गाना है ना, शीतलहर, ठीक है, ये याद रखना। तो याद रखना ये किसमें यूज होगा, अप्रैल अप्लाई होगा। अच्छा, ये अप्लाई कब होगा, तो फरवरी मार्च, फरवरी मार्च, ठीक है, याद रखना, क्लियर हो जाएगा। डीप वेट, ठीक है, मतलब ये डीप वेट कब बनाओगे, फरवरी मार्च में, क्योंकि नवंबर और फरवरी में क्या हो रहा है, कोई फार्मिंग नहीं हो रहा है, तो याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे फरवरी नवंबर में विंटर सीजन है, फरवरी मार्च में विंटर सीजन समाप्त हो जाएगा, तो ये चीज़ें प्रोटेक्ट करेगी, तो इसलिए यूजफुल भी ये है। तो अप्लाई हम करते हैं फरवरी टू मार्च में। चलो, अब ये भी हमारे पास टाइप ऑफ नर्सरी भी समाप्त हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे स्पेशल प्रैक्टिस इन नर्सरी। नर्सरी में कुछ स्पेशल प्रैक्टिस होता है, स्पेशल प्रैक्टिस इन नर्सरी। नर्सरी में कुछ स्पेशल प्रैक्टिस होता है, क्या प्रैक्टिस होता है उसको समझने की प्रयास करें। चलो, सबसे पहले क्या समझोगे, कौन कौन सी प्रैक्टिस होता है। एक प्रैक्टिस होता है जिसे हम कहते हैं शेडिंग। भाई शेडिंग का मतलब क्या होता है, शेडिंग का मतलब होता है कि जो यंग प्लांट है नर्सरी में उसको हीट से बचाना, हेवी रेनफॉल से बचाना। मान लो कि यहाँ पे है तो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे, इसको छांव दे रहे हैं, मतलब इसको छाया दे रहे हैं कि ताकि ये हीट से प्रभावित ना हो पाए, इसी को तो कहते हैं शेडिंग। तो लिखना चाहें तो हम वर्ड में क्या लिख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द यंग प्लांट, टू प्रोटेक्ट द यंग प्लांट इन द नर्सरी फ्रॉम intensive heat and heavy rainfall, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शेडिंग कहते हैं, ठीक है, याद रखना। पहला हमारे पास प्रैक्टिस हुआ। दूसरा प्रैक्टिस थिनिंग। थिनिंग के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो थिनिंग के बारे में क्या याद रखेंगे और थिनिंग के बारे में हम क्या जानते हैं। तो थिनिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव। जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुका है, ठीक है, और अनप्रोडक्टिव है, तो इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लगा देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थिनिंग कहते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई प्लांट नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, थिनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव एंड अनहेल्दी पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई प्लांट है उसमें कोई पार्ट ऐसा है जो अनप्रोडक्टिव है, भाई हमें तो प्रोडक्शन चाहिए, अनहेल्दी है, तो वो प्रोडक्शन नहीं देगा, उस पार्ट को हटाओ कि ताकि उसका जो एनर्जी जा रहा है, मतलब उस प्लांट का जो भोजन जा रहा है इसमें, वो क्या हो जाए, रुक जाए, और वो भोजन किसी प्रोडक्टिव चीज़ में चला जाए जहाँ से हमें प्रोडक्शन मिल जाए। तो ये जो काम होता है ना, इट इज़ अ वे ऑफ, मतलब ये एक रास्ता है किसके लिए, रेगुलेटिंग
रेगुलेटिंग प्लांट पॉपुलेशन इन रो एंड लाइन, ये याद रखना, ठीक है। तो इसके लिए थिनिंग प्रैक्टिस किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे क्या, तो अगला प्रैक्टिस क्या है, तीसरे नंबर पर प्रैक्टिस क्या है, तीसरे नंबर पे तो प्रिंकिंग, इसको लिखते हैं प्रिंकिंग आउट। क्या लिखते हैं भैया, प्रिंकिंग आउट। क्या होता है समझा रहे हैं अभी। प्रिंकिंग आउट का मतलब क्या है, प्रिंकिंग आउट का मतलब क्या है, देखो ये एक नर्सरी का प्रोसेस है। क्या है, इट इज नर्सरी प्रोसेस, नर्सरी के अंदर होने वाली प्रोसेस है, ठीक है। क्या प्रोसेस है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि प्रोसेस है क्या। जैसे मान लो कि यहाँ पे नर्सरी लगा हुआ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्लांट है वो ज़्यादा होगा, तो एक एक प्लांट को हम क्या करते हैं ना, इंडिविजुअली ये प्लॉट में रखते हैं, एक प्लॉट में रखते हैं। ऐसा समझो कि बचपन में तो हम सब एक साथ रहते हैं, मम्मी पापा और भाई सब एक साथ रहते हैं। जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं तो हमें अलग सेपरेट किया जाता है कि ताकि बाद में अगर आप बाहर पढ़ने भी जाओ तो आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए नर्सरी में जो नंबर ऑफ प्लांट है उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं इंडिविजुअली, अलग अलग। अब इसमें काम क्या होता है, तो ये तो नर्सरी का प्रोसेस है, सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि इसको हम कर रहे हैं, तो इसका मेजर जो कारण है वो ये है, केयरफुल, यानी कि केयरफुली लिख लो। ये होता क्या है, रिमूविंग यंग सीडलिंग, ठीक है, फ्रॉम अ सीड बेड या फिर जर्मिनेशन ट्रे, मतलब जिस ट्रे में ये जर्मिनेट हो रहा था, एंड ट्रांसप्लांटिंग देम इनटू इंडिविजुअली प्लॉट, ठीक है। मतलब ये ग्रुप से निकालकर इंडिविजुअली प्लॉट पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मेन फील्ड पे अभी नहीं कर रहे हैं, ये इंडिविजुअली प्लॉट पे कर रहे हैं ट्रांसप्लांट, ठीक है। ये याद रखना क्यों करते हैं, क्या पर्पस है भाई। तो सबसे पहले लिखो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, क्यों कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा हो गए थे, इसलिए अब ये थोड़ी सी बड़ी भी हो चुकी है, तो इसको हम एक अलग स्पेस देते हैं कि ताकि इसको ग्रोथ करने में आसानी हो जाए। हम कहते हैं ना घर पे नहीं पढ़ाई हो रहा, हमें एक अलग रूम दे दो, बाहर जाकर रह के पढ़ेंगे। हालांकि बाहर जाने के बाद पता चलता है कि क्या चीज़ें कमी हो रही है, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ भोजन, ठीक है, बहुत चीज़ें कमी हो जाती है, ठीक है, जब आप बाहर जाओगे। हालांकि आप लोग बाहर रहते ही होंगे। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इसको मोर स्पेस मिलेगा। देखो अपने को स्पेस चाहिए ना चाहिए, प्लांट को तो चाहिए, तो इसको तो देना पड़ेगा। तो मोर स्पेस किसके लिए, तो ग्रोथ के लिए। और जब मोर स्पेस और ग्रोथ के लिए सारी चीज़ें मिलेगा तो वो ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो यही होता है। अब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि किसके नर्सरी में किया जाता है, एग्जाम्पल बता दो, उदाहरण बता दो। एग्जाम्पल लिख लो, एक तो है टोमेटो, ठीक है, एक है कैबेज, एक है कॉलीफ्लावर, ठीक है, एक की बात करें तो चिली और ब्रिंजल। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना। सोलेनेसी फैमिली से है और कोल क्रॉप से। तो ये भी हो गया प्रैक्टिस। यानी कि फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर पे सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है वो है हार्डनिंग ऑफ। क्या होता है समझ, हार्डनिंग ऑफ होता क्या है। देखो इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट क्या है समझने जरा, उस छोटे से कंसेप्ट में ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हम इसको समझा रहे हैं आपको, ठीक है। हार्डनिंग ऑफ के बारे में कि हार्डनिंग ऑफ होता क्या है। देखो कंसेप्ट है ट्रांसप्लांटिंग शॉक लग जाना, किसका, ट्रांसप्लांटिंग। क्यों, देखना, जब हम नर्सरी में ग्रो कर रहे हैं ना, कहाँ ग्रो कर रहे हैं, जब हम नर्सरी में ग्रो कर रहे हैं तो इस वाले नर्सरी में इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है,
मतलब वातावरण क्या है, बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से वातावरण मिला हुआ है, जो चाहिए वो मिला हुआ है। जैसे हम घर पे बचपन में रहते हैं तो जो हमें चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं क्या हमें वो इन्वायरमेंट मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। और 2 से 4 दिनों के लिए तो हम ऐसे परेशान हो जाते हैं कि पता ना कहाँ हमको डाल दिया गया। याद करो जब पहली बार आपको हॉस्टल में डाला गया था स्कूल के, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखना, चाहे कॉलेज में, चाहे कहीं पे भी आपने घर से पहली बार जब आते हो ना तो 5 से 7 दिन, वैसे तो राइस में बोला जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग 5 से 7 दिनों का होता है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर भी ले तो 4 से 5 दिन ऐसा लगता है कि यार कहाँ आ गए, इतना अच्छा मम्मी के घर पे थे, मम्मी खाना बना रही थी, टाइम से मिल रहा था, यहाँ तो अलग ही चीज़ है, सब्जी है तो पानी नहीं, पानी है तो सब्जी नहीं, बहुत चीज़ें ऐसा होता है। हालाँकि इसका एक्सपीरियंस आपके पास बहुत अच्छे तरीके से होगा और हमसे बेहतर तरीके से होगा, आप अगर बाहर रह रहे हो तो, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे ना आदत बनाते हैं कि एक काम करते हैं बेटा, आपको पहली बार हम नहीं डालेंगे बाहर की तरफ, पहले क्या करते हैं ना, हम एक ऐसे जगह पे डालते हैं जो थोड़ा-सा ही डिस्टेंस पे है। मतलब मान लो कि आस-पास के सिटी में ही है, कि ताकि जब आपका मन ना लगे तो आप मेरे पास आ जाना। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अगर हैबिट हो चुका है, तब आप पटना की तरफ चले जाना, आप जयपुर की तरफ चले जाना, कहीं पे भी चले जाना और आपकी आदत बन जाएगी। तो जो 5 से 7 दिन का जो पीरियड होता है ना, वो शॉकिंग पीरियड होता है, इसलिए उसे हम ट्रांसप्लांटिंग शॉकिंग कहते हैं। और इस ट्रांसप्लांटिंग शॉकिंग से बचाने के लिए हम ये हार्डनिंग ऑफ करते हैं। किसके लिए? ये ट्रांसप्लांटिंग शॉकिंग के लिए हम क्या करते हैं? हार्डनिंग ऑफ करते हैं। और ये कितने दिन पहले करते हैं? तो 15 दिन बिफोर करते हैं ट्रांसप्लांटिंग से, 15 डेज बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग से 15 दिन बिफोर करते हैं, ठीक है? तो ये हार्डनिंग ऑफ कहलाता है। क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं कि ताकि वो बढ़िया एनवायरनमेंट में जाए और बढ़िया एनवायरनमेंट में आसानी से अपने आप को टॉलरेट कर ले, कि ताकि जब भी हम उसे ट्रांसप्लांटिंग करना हो तो फिर दिक्कत ना आए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। अब समझो हार्डनिंग ऑफ कब करेंगे? तो लिखते चलो, पॉइंट भी तो ऐड करना है ना। बिफोर 15 डेज किससे? ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है? याद रखना। दूसरी, ट्रांसप्लांटिंग करने से 15 दिन पहले क्या करेंगे? उसमें पानी देना बंद कर देंगे, इरिगेशन स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? इरिगेशन स्टॉप कर दो। क्या कर दो? इरिगेशन स्टॉप कर दो। अब देखो ट्रांसप्लांटिंग क्या है? ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या है? अगर हम डिफिनेशन लिखाना चाहे तो हम लिख सकते हैं, इट इज ग्रेजुअल एक्लिमेशन या एक्लिमेटाइजेशन ऑफ नर्सरी सीडलिंग टू आउटडोर इन्वायरमेंट, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वही क्यों करते हो भाई? क्या है? क्या आपकी दुश्मनी इससे? तो क्यों करते हैं? सबसे पहला पॉइंट लिखो, रिड्यूस ट्रांसप्लांटिंग शॉक। ट्रांसप्लांटिंग शॉक को क्या करता है? तो हटाता है। और ट्रांसप्लांटिंग शॉक क्या होता है? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हमने। ट्रांसप्लांटिंग शॉक कितने दिन का होता है? 5 से 7 दिन का, और ये राइस में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? हालांकि इसमें भी होता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, टू इम्प्रूव सीडलिंग सर्वाइवल, ठीक है? तीसरा पॉइंट, टू मेक प्लांट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एंड मोर टोलरेंट टू सनलाइट, विंड और टेम्परेचर, ठीक है? ये याद रखना। तो ये प्रोसेस हो गया, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल हम क्या बात करेंगे? कल हम इसके आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं ना, थैंक यू, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे और क्लास का फीडबैक आप कमेंट में लिख देना, ठीक है? फीडबैक आप कहाँ लिखोगे? तो फीडबैक। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।